बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम लाइव होता है, इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म के यहाँ पे यूके में कानूनी मसाइल हैं या आपने उस सिलसिले में कोई मशवरा लेना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ख़ास तौर पे यूके के इमिग्रेशन कवानीन से रिलेटेड अगर आपको कोई मशवरा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा हमेशा की तरह कि आपको आपके सवालों के जवाब दिए जा सकें और आपको हम गाइड कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम जिसको करते हुए अब काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे वीनस टीवी पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। प्रोग्राम के शुरू में मैं हमेशा चंद बातें कहता हूँ और उन्हीं बातों से आज का प्रोग्राम भी उन्हीं बातों से उसका आगाज़ करूँगा। और वो ये कि पहली बात, जब आप हमें कॉल करते हैं तो जब आपकी कॉल थ्रू होती है अपनी टीवी का वॉल्यूम बराह मेहरबानी बंद कर दिया करें ताकि हमारी आपसे बात बग़ैर किसी डिले के और दुश्वारी से बग़ैर किसी दुश्वारी के हो सके। अपना सवाल बराह मेहरबानी एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में जो भी कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उन सारों से बात हो सके, तो अपना सवाल बराह मेहरबानी एक तक महदूद रखें ताकि जो भी कॉलर्स हमें कॉल करते हैं हम उनसे बात कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपकी मुझसे इस प्रोग्राम में बात होती है तो फिर उसके बाद अपने केस रिलेटेड कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेहतर होता है कि किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस डिस्कस कर लिया करें, क्योंकि मुझे प्रोग्राम का वक्त फॉर्मेट इस बात का इजाज़त नहीं देता कि मैं आपसे आपका पूरा केस डिटेल में डिस्कस कर सकूं। तो इसलिए मैं आपसे सरसरी तो मेरी आपसे बात हो जाती है, लेकिन कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी वकील के पास जाके ज़रूर अपना केस डिटेल में डिस्कस कर लिया करें। नाज़रीन, जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि यूके में अभी 2 दिन बाद यानी कि 23 जून को रेफरेंडम होने वाला है। उस सिलसिले में ऑब्वियसली हर इंसान ने जो भी यहाँ पे रह रहा है, और काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट रेफरेंडम है क्योंकि इससे न सिर्फ आप पे बल्कि आपकी आने वाली जनरेशन्स पे भी इसका फ़र्क पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो भी वोट देंगे अपना, चाहे आप रहने के लिए वोट देते हैं यूरोपियन यूनियन में कि उससे बाहर निकलने के लिए वोट देते हैं, तो अपना रिसर्च करके और जानते बूझते हुए कि एग्जैक्टली क्या उसकी इम्प्लिकेशंस हैं बाहर निकलने के और अंदर रहने के, उस हिसाब से वोट देंगे। लेकिन जहाँ तक इमिग्रेशन का ताल्लुक़ है, इमिग्रेशन के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूँगा, और वो ये कि अभी चूँकि हम EU में हैं तो EU में जो माइग्रेशन है EU से जो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भी EU से जो लोग आते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, उसको UK जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता कि कितने लोग आ रहे हैं और उनको क्या है। तो उसमें होता ही है कि नॉन EU फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जो नॉन EU मुल्कों से जो इमिग्रेशन या माइग्रेशन जो होनी होती है उसमें चूँकि उसको नॉन EU इमिग्रेशन को UK गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, तो इस वजह से उसका इम्पैक्ट जो है हम लोगों पे भी पड़ता है। तो मेरे हिसाब से, यानी कि मेरा अपना एक ओपिनियन है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा एक अपना ओपिनियन ये है कि अगर हम EU से निकलते हैं तो हमारे लिए यानी कि पाकिस्तानी, इंडियंस या नॉन EU जो भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर है कि हम उनसे बाहर निकलें EU से, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतने EU के जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट के जो इमिग्रेशन कवानीन जो नॉन EU रिलेटेड हैं, मेरे ख़्याल में उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी मुश्किल हो रहा है, जो कि पहले पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से जितने लोग आया करते थे अब नहीं आते। उसकी मेन मेरे हिसाब से वजह ये। बाकी ये है कि ऑब्वियसली मैंने जिस तरह के आपको कहा है कि आप लोगों ने ख़ुद इस पर रिसर्च करके हर एंगल से देख के, क्योंकि इसके इकनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी हैं, वो सारा मैं देख के तो आप इस पर फैसला कीजिएगा। 2 दिन बाद जो है वो वोट है, तो अपना राइट ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का अब जो है वो नॉर्मल रूटीन में आते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज़ पहले कॉलर से करते हैं। हेलो हेलो हेलो
हाँ जी, जाकिर सर। जी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर, मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ जी मनोज लंदन साहब से। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक है सर, आपका शो बढ़िया जा रहा है, जी बहुत टॉप शुक्रिया। शो जा रहा है। आपका जो एक्सप्लेनेशन आप देते हो काफ़ी सेटिस्फाइड है बंदे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मनोज साहब बोलिए, आपका क्या सवाल सर है? जी, मेरे दो छोटे छोटे सवाल थे, ज़्यादा जी टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। जी बोलिए। क्यों, मैं आया था 2006 में यहाँ पे हम्म स्टूडेंट वीज़ा पे, हम्म और अभी 2016 तक मेरा लॉन्ग रेसिडेंस था। एंड जो मैंने अप्लाई किया था लॉन्ग रेसिडेंस पे, जी जी ILR जो होता है 10 इयर्स लॉन्ग रेसिडेंस पे। जी जी तो उन्होंने मैं गया था प्रीमियम सर्विस में, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे रिफ्यूज कर दिया। हम्म इंटरव्यू लिया था मेरा वो लोग ने, हम्म बेसिस ऑफ टॉइक। टॉइक की बेसिस और पे? मुझे फिर उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, हम्म मैं 10 साल से स्टूडेंट वीजा पे ही था। हम्म तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज में रीजन लिखा हुआ है कि आपका जो टॉइक है वो किसी और ने दिया हुआ है, हम्म बाय अदर पर्सन लिखा हुआ है ऐसा। मतलब वो सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका वो है, जी जी ऐसा लिखा हुआ है उसमें। हम्म पर मैंने उनको जब इंटरव्यू लिया था, तो इंटरव्यू में मैंने बताया भी था उनको कि मैंने आइल्स किया हुआ है, जिसमें आई गॉट 6.5। देन मैंने CT एंड गिल भी दिया हुआ था, जो कॉलेज ने मुझे बोला था कि आप जिसने भी टॉइक दिया है सबको दूसरी एग्जाम देनी है। तो उस वजह से मैंने आइल्स भी किया था, CT एंड गिल भी किया था, तो वो पैसे भी मेरे वेस्ट गए, क्योंकि उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया है बेसिस पे, टॉइक के बेसिस पे। अब मुझे 3 साल बाद बता रहे हैं, मैंने 2013 में दिया था एग्जाम, जब वीजा मैंने जब लिया था उनसे 2013 में। जी तो तो आपको अभी क्या किया जाए, उन्होंने मुझे अपील दी है। अपील का अगर राइट दिया है तो मैं यही, मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि आपको अगर अपील का राइट दिया है हाँ कि नहीं। अगर अपील का राइट दिया है तो आपको हाँ, तो अपील मुझे करनी। पूछना है। जी हाँ जी आपको अपील करनी चाहिए। देखें जी सर जी। हाँ जी देखें, बात यह है कि जो टोइक का मसला है ना, ये आपका हुआ वैसे कब है? ये अभी रिसेंटली हुआ है? हाँ, मैं जब प्रीमियम सर्विस में गया ना तब हुआ है ये ये। कब अभी अभी रिसेंटली, यानी 10 दिन हुए अभी। अच्छा 10 दिन। देखिए टोइक का जो मसला है ना, तो टोइक हाँ हाँ में तो अपर ट्रिब्यूनल का भी एक बड़ा अच्छा डिसीजन आया था कुछ अर्सा पहले। हाँ, मैंने वो भी सुना था। जी वो भी सुना। और तो होम ऑफिस के पास जनरली कोई इस तरह कोई एविडेंस नहीं है कि जिन लोगों ने टॉइक किया है वो सारे जो हैं उन्होंने गलत तरीके से किया है। तो ये चीज़ होम ऑफिस नहीं प्रूव कर सकी कि जो सारे जो टॉइक जिन्होंने किया है तो उन्होंने गलत तरीके से किया है। तो अब ये डिपेंड करता है केस बाय केस पे, वो देखते हैं। अब आपको चूंकि अपील का राइट मिला है, आप अपील करें। अगर आप जज को सेटिस्फाई कर देते हैं कि जी आपने ख़ुद टॉइक किया था और होम ऑफिस के पास आपके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एविडेंस अगर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह इसमें कोई मसले वाली बात होगी। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि आप अपील करें और फिर इसको फाइट करें। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी सुहेल अहमद नाम है मेरा। जी सुहेल साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सर 2013 में मुझे कोई 9 साल हो गए थे, और मैंने एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई किया था 2013 में, 2 लाख पाउंड वाला। वो फिर उस पे एक लेटर पे होम ऑफिस ने मुझे रिफ्यूज करके राइट ऑफ अपील दिया। वो फिर मैं कोर्ट में गया, तो कोर्ट में जो वो मैंने प्रूफ किया कि जी वो होम ऑफिस से गलती हुई है, तो होम ऑफिस ने मेरी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। डिसीजन विड्रॉ कर लिया उसके? जी उन्होंने अपना डिसीजन विड्रॉ कर लिया। डिसीजन विड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर 2014 में मेरे 10 साल पूरे हो गए, तो 28 दिन पहले मैंने ILR की एप्लीकेशन डाल दी। ठीक है। 2000 मैंने जब 13 में जो एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन डाली थी, उसमें उसके साथ मैंने टोइक दिया था। इन्होंने जून 2014 को मुझे होम ऑफिस ने लेटर लिखा कि हमारा प्रॉब्लम चल रहा है टोइक के साथ, तो आप अगर इंग्लिश का दूसरा टेस्ट दे देंगे तो हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देंगे। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ था, लेकिन मैंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से इंग्लिश का टेस्ट देके उनको पहुंचा दिए सितंबर 2014 में। अच्छा, जनवरी 2015 में होम ऑफिस ने मेरी एंटरप्रेन्योर के ऊपर टोइक के बिहाफ पे मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज करके भेज दी, और मेरी उसको ILR को उन्होंने इस पर डिसीजन नहीं दिया। मुझे साइन पे उन्होंने लगा दिया। अब मैं वेट कर, मैं GR पे किया, GR भी मेरा रिफ्यूज हो गया रिसेंटली। जी जी रिफ्यूज हुआ, मैंने परमिशन के लिए कोर्ट ऑफ अपील किया। अब मैं कोर्ट ऑफ अपील का वेट कर रहा हूँ।
अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो राइट ऑफ अपील नहीं दे रहे मुझे इनसाइड ऑफ द कंट्री। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास बेस्ट रेमेडी है कि यू गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री एंड अप्लाई फ्रॉम देयर। जी जी, तो आपके वो जी, आपकी ILR की एप्लीकेशन का क्या हुआ, वो उसका कुछ जिक्र किया था? उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया। अभी जो कोर्ट ऑफ अपील में मेरे वकील ने लिखा है तो उन्होंने कहा भी कि भाई ये अनलॉफुली इसके साथ हो रहा है हमारे क्लाइंट के साथ, आप ILR का डिसीजन तो दें। ILR का डिसीजन आएगा तो ऑटोमेटिकली मैं वो मुझे राइट ऑफ अपील इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिल जाएगा। आपके वकील ने बिल्कुल सही किया मेरे हिसाब से कि उन्होंने ये आर्ग्यू किया उसमें कि आपको ILR का डिसीजन दें ताकि आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिले। और दूसरी बात ये कि ठीक है, आपको जो उन्होंने राइट ऑफ अपील आउट ऑफ कंट्री दिया है तो आपने अगर उसको JR पे गए हैं और अब आपने उसको कोर्ट ऑफ अपील में पे गए हैं तो उसमें आपके आई एम श्योर वकील ने आर्ग्यू किया होगा कि आपके केस में ऐसे एक्सेप्शनल या स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पे आपके केस में इसलिए भी है कि आपने ILR की एप्लीकेशन की है, 10 ईयर्स भी यहाँ पे हो गए हैं, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तो आप जो ILR का जो है वो उसका इशू आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल चूँकि आपका मामला कोर्ट ऑफ अपील में है तो आप वहाँ पे डिसीजन का वेट करें। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि होपफुली कोर्ट ऑफ अपील से कोई अच्छा डिसीजन आएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जाकिर साहब। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं शेख बोल रहा हूँ ईस्ट टाइम से। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। नो प्रॉब्लम शेख साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? जी आपसे मैं ये पूछना चाहता था कि वो थोड़ा स्पाउस वीजा के मुतालिक आपसे थोड़ी सी एडवाइस देनी थी। जी बिल्कुल पूछें। स्पेसिफिकली अबाउट सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। मेरी डॉटर इन लॉ जो है स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करी इंडिया में और तो उसका हस्बैंड जो यहाँ यानी मेरा लड़का यहाँ पर है। क्या आप समझते हैं बेहतर होगा अगर मेरा लड़का जो है यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट अपने वाइफ को भेज दे, अपने जो भी हैं स्टेटमेंट एक्सेट्रा जो भी है वहाँ पूरे इंडिया भेज दे, तो वहाँ से फिर वाइफ सारे इनके डॉक्यूमेंट जो ब्रिटिश हाई कमीशन बॉम्बे को भेज देगी, वो बेहतर रहेगा या वो सेपरेट भेजना अच्छा होता है? यहाँ इसमें क्या नाम? देखिए अब जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम अब ये इस तरह नहीं होता। जो यहाँ पे जो आपके बेटे के डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि जो स्पॉन्सर है वो यहाँ पे शेफील्ड में डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तो जब आपकी डॉटर इन लॉ की एप्लीकेशन सबमिट होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आप, यहाँ से करें या इंडिया से करें, जहाँ से भी करें, तो फिर उसमें वहाँ पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो आपकी डॉटर इन लॉ ने देने, तो वो तो वहाँ पे ब्रिटिश हाई कमीशन इंडिया में दे देंगी। और जो स्पॉन्सर होंगे जो कि आपके बेटे हैं, उन्होंने यहाँ पे शेफील्ड में अपने डॉक्यूमेंट भिजवाने होंगे। अच्छा, ये जरूरी है क्योंकि मैंने सुनने में आया था कि वहाँ से भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछा। देखें, वहाँ से अगर आप फिर वहाँ से भेजें और फिर वहाँ से ये इधर भिजवाएं तो उससे बेहतर ये है कि जब यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है या जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो फिर वो मेरे ख्याल में 10 दिन के अंदर अंदर या कोई इस तरह का टाइम होता है कि आपको फिर शेफील्ड में डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं जो कि स्पॉन्सर होता है। तो मेरे ख्याल में वो जी स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं बाय पोस्ट भेजे जाते हैं ना यहाँ पर? जी बाय पोस्ट भेजे जाते हैं। अच्छा, और एक छोटा सा सवाल है वकील साहब। जी बोलिए। क्योंकि मेरा लड़का भी अनएम्प्लॉयड है, वो अपने वाइफ को बुला रहा अपने सेविंग्स के बेसिस पे विच इज 62,500 समथिंग, तो क्या ये जरूरी है कि वो अनएम्प्लॉयड रजिस्टर होना चाहिए उसे यहाँ, और डज ही हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एज वेल? देखें जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट थिंक सो कि उसको अनएम्प्लॉयड रजिस्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है बहरहाल वो ये है कि या तो आप काम कर रहे हो, अगर आप काम नहीं कर रहे, लास्ट 6 मंथ्स की आपकी अर्निंग बराबर नहीं है या बिल्कुल आप काम नहीं कर रहे, तो उसके लिए जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि 62,500 पाउंड्स की सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि लास्ट 6 मंथ से आपके अकाउंट में हों। तो अगर आपके बेटे के अकाउंट में ये हैं 62,500 तो आई थिंक इट शुड बी ओके इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आपके इधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। अपने कॉल्स को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो
हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं चौधरी बशीर बोल रहा हूँ लंदन से सर। जी जी चौधरी साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मेरा पैगाम ये है सर, मैं पहले इधर 40 साल से यहाँ लंदन में हूँ। 40 साल पहले मेरी कोर थी आर्मी AOC, आर्मी ऑनर्स कोर। जी 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 सुन रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ, जी बोलिए। अच्छा, वो मेरे जनरल साहब ने ऐलान किया कि हर सिपाही 1 रुपया दे और अफसर जो हैं वो 3 रुपए महीने के देते। उस वक्त मेरे ज़माने में आज से 40 साल पहले मुझे 29-30 रुपए तनख्वाह मिलती थी कि 1 रुपया गुलाब देवी फंड जनरल साहब ने स्कीम बनाई थी कि गुलाब देवी हॉस्पिटल बना दिया था कुछ ज़माने में, शायद आपको याद होगा सर। मुझे आप बताएं सवाल क्या आपका जी? सवाल मेरा यह है कि आज मियाँ साहब या जनरल साहब, कमांडिंग चीफ साहब 1 रुपया भी निकालें सब मुलाजमों से तो इंशाल्लाह कितना पैसा बन जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ वाह खुदा, मैं इधर से लंदन में आके मैं 40,000 रुपया मैं भी डालूंगा। 40,000। देखें बहरहाल आपकी सोच नहायत अच्छी और नेक है, लेकिन बहरहाल ये प्रोग्राम जो है वो द लॉ शो है, इसमें हम कानूनी मसाइल पे प्रोग्राम लेते हैं, पॉलिटिकल नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप किसी सही फोरम में जाके इसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बोलिए क्या सवाल है आपका? जी 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक तो ये है कि मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला था, उसके बाद में अपने बच्चे ने मुझे ज्वाइन किया था। तो अब मैंने ये पूछना है कि इंडेफिनेट लीव हमें 2014 पे मिली है और मेरा बेटा ओवर 18 हो चुका है। जी जी तो आप मुझे ये बताएं कि वो पाकिस्तान जा सकता है? मुझे भी इंडेफिनेट लीव मिली है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है रेफ्यूजी सेटलमेंट। जी जी तो मुझे ये बताएं कि मेरा बेटे पे जो इंडेफिनेट लीव है ना, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, बस सेटलमेंट वीजा लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो सेटलमेंट देखिए आमतौर पे जब आपको इंडेफिनेट मिल जाता है। मेरा दूसरा सवाल भी है, प्लीज एक सुन लीजिए, फिर मैं टीवी पे सुनना चाहती हूँ। मेरे लिए भी बताइए कि मैं जा सकती हूँ कि नहीं पाकिस्तान इंडेफिनेट लीव के साथ, और मेरा बेटा भी जाके आ सकता है आसानी से या नहीं? और दूसरा ये कि मैंने सिटीजनशिप की एप्लीकेशन की थी और वो रिफ्यूज होगी किसी वजह से। तो जो मैंने सुना है कि वो 3 महीने का टाइम होता है जो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मैंने अभी तो रिकंसीडर के लिए डाला हुआ है, लेकिन वो तो कह रहे हैं 6 मंथ हमें और चाहिए, यानी कि डिसाइड करने के लिए। तो वो तो 3 महीने से ज्यादा ऊपर टाइम हो जाएगा। अगर 3 महीने से ज्यादा ऊपर टाइम हो जाता है तो उसके बाद भी मैं हाई कोर्ट में जा सकती हूँ या नहीं जा सकती? प्लीज मुझे ये बता दीजिए। बस यही 2 क्वेश्चन मैं टीवी पे सुनना चाहती हूँ। आप कुछ पूछेंगे मुझसे? नहीं बस ठीक है, आप टीवी बेशक सुन लें, मैं आपके दोनों सवालों के जवाब चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, अगर आपको इंडेफिनेट मिल गया हुआ है रिफ्यूजी स्टेटस की बेसिस पे, तो आम तौर पे जब आपको इंडेफिनेट मिल जाता है तो फिर आप जा सकते हैं अपने मुल्क, अगर आपको वहाँ पे अब ख़तरा नहीं है। लेकिन हमेशा आमतौर पे हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं बेहतर ये है कि जब आपको नेशनैलिटी मिल जाए, ताकि किसी किस्म की क्वेश्चनिंग वगैरह आपसे वापसी पे ना हो ज़्यादा। अगर आप को नेशनैलिटी जब मिल जाए तो बेहतर है कि आप उस वक्त जाएं। लेकिन बहरहाल आम तौर पे जब आपको इंडेफिनेट मिल जाता है, जिस तरह आपको भी मिल गया है, आपके बेटे को भी मिला है, तो ख़ास तौर पे आपको बेटे को तो मैं नहीं समझता किसी किस्म का कोई इशू होगा, अगर अब चूँकि उनको इंडेफिनेट मिल गया और अगर वो जाना चाहें तो। लेकिन अगर आपकी अपनी बात है तो बेहतर है कि जब नेशनैलिटी मिल जाए तो तब आप जाएं। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर आपको अब ख़तरा नहीं है, इंडेफिनेट मिल गया, तो आप मेरे हिसाब से जा सकते हैं। जो आपका दूसरा सवाल था जुडिशल रिव्यू के हवाले से, अगर आप की नेशनैलिटी की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है और आपने उसमें वो रिव्यू के लिए एप्लीकेशन रिकन्सिडरेशन के लिए किया हुआ है और उसमें अभी तक उनका कोई डिसीजन नहीं आया, तो आम तौर पे यही होता है कि जब आप जुडिशल रिव्यू करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको कोर्ट में जाना होता है। लेकिन अगर आपने रिकन्सिडरेशन के लिए डाला है और उसमें अगर डिसीजन वो अपना मेंटेन रखते हैं, यानी कि अपने डिसीजन पे कायम रखते हैं, तो जो रिकन्सिडरेशन में उनका डिसीजन होगा आप उस डिसीजन के ख़िलाफ़ भी जुडिशल रिव्यू के लिए जा सकते हैं और उसके लिए फिर आपके पास मज़ीद 3 महीने का
टाइम होगा अगर आपने उस रिकन्सिडरेशन जो डिसीजन है उसके ख़िलाफ़ जुडिशल रिव्यू में अगर जाना हो। और आपके एक ये भी प्ली हो सकती है कि ओरिजिनल डिसीजन जो आपका हुआ था इसलिए आप 3 महीने के अंदर जुडिशल रिव्यू के लिए आप नहीं आए क्योंकि आपने रिकन्सिडरेशन के लिए अप्लाई किया था। तो ऑब्वियसली कोर्ट का भी वक्त और कॉस्ट जो है होती है, उनकी भी इन्वॉल्व होती है, उनका भी टाइम ज़ाया होता है अगर आप रिकन्सिडरेशन की और साथ आप जुडिशल रिव्यू के लिए भी चले जाएं। तो मेरा मशवरा यही है कि चूँकि आपने अभी रिकन्सिडरेशन के लिए किया हुआ है उसमें 2-4 महीने के अंदर अंदर जब फ़ैसला आ जाता है उस फैसले के हिसाब से फिर आप मज़ीद फॉलोअप कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं चौधरी अल्लाह बात कर रहा हूँ बर्मिंघम से। जी जी चौधरी साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सबसे पहले योर प्रोग्राम इज रियली नाइस। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैं आपसे कमेंट्स। सवाल ये पूछना था, इस 2012 5 जुलाई को मैं आया था ऑन माय स्पाउस वीजा 2 इयर्स की बेसिस पर। 2000 कब? 2012 में। 2012 ठीक है। 5 जुलाई को आया था इंग्लैंड। मैंने फिर आगे 2 साल के बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना था, लेकिन किसी वजह से मेरा लाइफ इन यूके नहीं हो सका, तो मैंने फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई किया था 2 साल के लिए। फिर उन्होंने मुझे दिया, तो उस दौरान ये हुआ कि जब मैंने फर्दर लीव रिमेन के लिए मैंने अप्लाई किया तो बैंक के थ्रू मैंने पेपर वगैरह भेजे, बैंक के थ्रू मैंने पेमेंट भी अपने अकाउंट में पैसे भी डाले, लेकिन किसी वजह से वो पैसे जो है वो थ्रू नहीं हो सके। तो उन्होंने फिर मेरे पेपर वापस कर दिए। तो मुझे कहा कि आपके पास 14 दिन का टाइम है, आप फिर दोबारा अपनी एप्लीकेशन भेजे। जी जी। तो फिर मैं वकील के थ्रू, उसने मुझे चेक बना कर दिया और मैंने चेक के थ्रू पैसे दिए। उस दौरान मेरा वीज़ा जो था वो 2 साल का ख़त्म हो चुका था कि मेरे कुछ फ्यू डेज स्टे के ऊपर हो चुके थे जब मैंने दोबारा उनको भेजा अपनी एप्लीकेशन वकील के थ्रू। जी। तो अभी मैंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर दिया है। तो मैं आपसे जाकिर साहब ये पूछना चाहता था कि जब मैं नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करूंगा तो वो कोई रीजन तो नहीं लगाएंगे कि जी मैं ओवर स्टे हुआ था फ्यू डेज, क्योंकि वो बैंक का मसला था, बैंक की वजह से पैसे जी आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू बनेगा, क्योंकि बैंक का मसला था, आपके अकाउंट में पैसे थे। जी 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 बिल्कुल थे। तो अगर आपके अकाउंट में पैसे थे तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर वो इस चीज़ का पूछते हैं आपसे तो आप अपने अकाउंट की जो पुरानी स्टेटमेंट है उस वक्त लगा के भिजवा सकते हैं कि जी मेरे अकाउंट में पैसे थे, लेकिन बैंक के किसी इशू की वजह से वो नहीं हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इशू बनेगा। अच्छा जाकिर साहब सॉरी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मैं अभी मुझे 4 साल होने वाले हैं इस कंट्री में, मैं स्पाउस वीजे पर हूँ, तो मैं अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ नेशनैलिटी के लिए? जैसे मेरे इंडेफिनिट लीव वापस आता है वो मुझे देते हैं, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ एज ए 3 ईयर बेसिस? जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल। जी जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी जी हेलो जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है? एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। मैं 2012 में ना स्टूडेंट वीजे पे आया था ECC के लिए, और मैंने 2 इयर्स में अपना ECC कंप्लीट कर लिया था 2014 में। अच्छा। उसके बाद सर मैंने 1 साल के लिए MSc फाइनेंस में एडमिशन लिया था, और वो मैंने विद इन टाइम जो है वो कंप्लीट कर ली थी। लेकिन एट द एंड जो है ना 2015 में, क्योंकि वो डेजिटेशन की वजह से मुझे थोड़े से चंद माह और चाहिए थे, क्योंकि मैं आगे डॉक्टरेट करने की सोच रहा था। लेकिन उस वक्त मेरा वीज़ा भी ख़त्म होने वाला था, क्योंकि मेरी डेजिटेशन में 2-3 माह का गैप आ रहा था। तो मैंने उस वक्त फिर फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन डाली थी, जो होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी थी नियरली आफ्टर 1 मंथ। जी हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ आपका सवाल। जी जी उसके बाद मेरी वो उन्होंने फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन जो रिफ्यूज़ कर दी थी, क्योंकि मैं वो प्लान कर रहा था PhD करने के लिए। तो फिर मैं अपील में गया था, तो तकरीबन ये नेक्स्ट जो कमिंग अगस्त है उसके एंड पे मेरी हियरिंग है, क्योंकि फरवरी 2015 से लेके अब तक वो बस मैं अपील का वेट करता रहा। तो अब मेरी अपील ड्यू है
तो मुझे बता सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? आपने अपनी वो डिसर्टेशन वगैरह मेरे साथ जी गैप आ गया है क्योंकि तकरीबन 1 ईयर में बस ये अपील के वेट में बैठा रहा। नहीं, लेकिन आपने फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन जो अपनी डिसर्टेशन के बेसिस पे अप्लाई वो की थी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए ताकि मैं थोड़ा सा टाइम बाय करके आके अपनी वो डॉक्टरेट के लिए जा सकूं। तो वो तो आपका टाइम निकल गया होगा ना? जी बस वो मैंने लूज कर दिया ना, क्योंकि वो अपील में चला गया, फिर वो मैं उसकी वेट में बैठ गया। नहीं तो आपने डिसर्टेशन फिर भी नहीं की? नहीं, अब मेरी डिसर्टेशन वगैरह तो हो गई है, लेकिन आगे वो मैं पीएचडी के लिए एनरोल होना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जरा थोड़ा सा मुझे गैप मिल गया, एक साल का सॉरी। तो अब मुझे अगर मैं अपील में जाता हूँ तो मेरे अपील के क्या चांसेस हैं? क्या मैं दोबारा मास्टर कोई एडमिशन ले लूँ? तो आपको मेरे हिसाब से आपको दोबारा आपको मास्टर्स या पीएचडी में करना पड़ेगा, क्योंकि देखें बात यह है कि जो आपने एप्लीकेशन की थी वो आपने फर्दर लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन इस बेसिस पे की थी कि आपकी डिसर्टेशन आपने करनी है, और डिसर्टेशन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। वो एप्लीकेशन होम ऑफिस ने जिस वजह से भी रिफ्यूज़ की, लेकिन बहरहाल आपको वो टाइम मिल गया। आपने जो अपील की और उसमें तकरीबन सवा साल का टाइम गुजर गया और आपको इनफ टाइम मिल गया कि वो आप डिसर्टेशन जो है वो कर लें, ठीक है। अब जो है जिस मकसद के लिए आपने एप्लीकेशन की थी वो मकसद तो ख़त्म हो चुका हुआ है ना। मेरे ख्याल में कॉलर जो हैं वो जा चुके हैं। तो जिस मकसद के लिए आपने एप्लीकेशन की थी अपने डिसर्टेशन के लिए आपको टाइम चाहिए था, तो वो मकसद तो ख़त्म हो चुका हुआ है, और अब अगर अपील पे जाते हैं तो वो मकसद ख़त्म हो चुका हुआ है। तो मेरे हिसाब से उस हवाले से अपील पे आपके चांस कम है। आपको चाहिए कि आपने जो भी अगर एडमिशन लेके और आपने स्विच करना है या वापस जाके आपने दोबारा से स्टूडेंट वीज़े के लिए Tier 4 के लिए अप्लाई करना है, तो उस पर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आप भी कॉलर जो हैं वो जा चुके हैं, तो बेहतर होगा किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें अपील से पहले, ताकि आपको सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। मुझे 2 सवाल आपसे पूछने थे। एक तो बात यह है कि मेरे पास इंडेफिनिट लीव है, और मुझे एक सिर्फ बात पता करनी है कि मेरा जो बेटा है वो अभी पैदा हुआ है, उसका मैं स्ट्रेट अवे वो अप्लाई करूंगा, ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करूंगा, या मुझे उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी एज ए ब्रिटिश वन? जब आपका बेटा पैदा हुआ, जब आपका बेटा पैदा हुआ तो आपके पास इंडेफिनिट लीव थी ना? जी 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 बिल्कुल। तो वो उसको आप डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करेंगे? डायरेक्ट पासपोर्ट अप्लाई करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे एक दोस्त के लिए मुझे सवाल पूछना था आपसे, वो ये कि उसने ईई के लिए एक एप्लीकेशन की थी जो कि रिफ्यूज हो गई, और उन्होंने कहा जी पैराग्राफ 12 आप मीट नहीं करते, हालांकि वो करता था। एनीवे वो उस पे गए, अपील पे गए, और जब अपील पे गए तो अपील पे जो बंडल जो था उसमें कोई मसला था, उसमें पेज पूरे नहीं थे। तो बहरहाल एनीवे कट द स्टोरी शॉर्ट के अपील भी डिसमिस हो गई। अब उसने अप्लाई किया है परमिशन ऑफ अपील के लिए। मुझे सवाल सिर्फ ये, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। अच्छा, मुझे सवाल सिर्फ ये है कि वो कितनी देर लेंगे इसका जवाब देने में कि आपको परमिशन ऑफ अपील मिली है या नहीं मिली, और अगर मिल जाती है तो उसके बाद हियरिंग में कितनी देर लगती है? टाइमिंग मुझे जरा प्लीज बता सकें। देखिए आम तौर पे अगर तीसरी बात ये है कि अगर वो परमिशन ऑफ अपील नहीं मिलती है तो क्या वो दोबारा से इसको फ्रेश एप्लीकेशन कर सकता है EEA-2 के लिए? जी देखें, जहाँ तक टाइम फ्रेम का ताल्लुक है तो नॉर्मली अगर परमिशन मिलती है तो ये तकरीबन 2-3 महीने 4 महीने के अंदर पता चल जाता है। परमिशन आमतौर पे डिसीजन आ जाता है। और हेयरिंग का अगर देखा जाए तो उससे फिर तकरीबन जब एक मरतबा आपका परमिशन मिल जाती है तो उसके तकरीबन विदिन 6 मंथ्स आमतौर पे हेयरिंग जो है वो हो जाती है। जो आपका हेलो जी आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल मेरा था, क्या वो दोबारा अगर परमिशन, अच्छा नई एप्लीकेशन, जी बिल्कुल EA-2 एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं दोबारा, उस पर कोई ऐसी बात नहीं है। फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगाए थे अगर वो सारे क्लियर हैं या तो आप नए एविडेंस के साथ नई एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।
बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 यस हेलो 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 जाकिर जी। जी बोलिए। हेलो, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? ये मेरे ना दो सवाल है आपसे। जी पहला सवाल है मैंने लास्ट वीक भी आपको कॉल की थी कि मेरे हस्बैंड के अभी तक फिंगरप्रिंट नहीं आए कि उन्होंने बच्चे के डेट पर हमने लगाया हुआ है ना उनका केस। तो 3 महीने के बाद उनके फिंगरप्रिंट आ गए। चलिए तो ठीक है। मेरा ये सवाल है कि कितना टाइम लगता है इस प्रोसीजर को अब पूरे होने में बच्चे के डेट में? देखिए, आमतौर पे 6 महीने में एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर। ओके, 6 महीने में, ठीक है जी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। तो आज मेरे फिंगरप्रिंट आ गए महीने से पहले पर मेरे अकाउंट में पैसे थे, पर उन्होंने नाल लेटर भेजी हुई है कि आपके पैसे डिक्लाइंड हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि 14 दिनों के बीच अपने पैसे वापस भेजे। तो फिर मैं क्या प्रोसीजर है इसका? नहीं, तो आपको उन्होंने कहा है ना कि 14 दिन के अंदर अंदर पैसे भेजें, तो आप पैसे भिजवा दें उनको। जो उन्होंने पीछे स्लिप दी हुई है उसमें वापस भरकर जिसमें फिल करके, और साथ वो आपको चेक भिजवाना पड़ेगा ना, चेक, पोस्टल ऑर्डर या जो भी है। पर मेरे अकाउंट में पैसे थे, पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसे लिखा है कि वो डिक्लाइन हो गए। क्या फिर मुझे साथ में कुछ और भी भेजना पड़ेगा? देखिए, बाज़ वक़्त इस तरह होता है, आपने कार्ड से पेमेंट की थी नंबर दे के? हाँ जी, कार्ड से पेमेंट। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कार्ड का नंबर जब आप लिखते हैं ना, तो वो या आपने कुछ लिखा हुआ है, कोई 4 लिखा हुआ है, वो 9 पढ़ा जा रहा है, या कुछ बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि वो नंबर गलत से एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक कार्ड की अगर एक नंबर भी गलत हो जाए तो वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इसलिए तो उसका कोई मसला तो नहीं है? कोई भी जैसे कोई बैंक स्टेटमेंट तो भेजने की जरूरत नहीं है ना? बैंक स्टेटमेंट भेजने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप दोबारा, बेहतर ये है कि अगर आप चाहती हैं कि दोबारा ये मसला ना हो, तो बजाय कार्ड के आप उनको चेक भिजवा दें अपना, या पोस्टल ऑर्डर भिजवा दें, तो वो फिर गारंटीड हो जाएगा। ओके, तो इसमें कितना टाइम लगता है ब्रिटिश नेशनैलिटी में भी? देखिए, अब आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं तो वही 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है। आमतौर पे 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर अनवर बात कर रहा हूँ। जी अनवर साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर क्वेश्चन ये था कि मेरी वाइफ को मिला था वीज़ा 2013 में, स्पाउस वीज़ा। तो अभी वो उसका एक्सटेंशन अप्लाई करना है जुलाई में नेक्स्ट ईयर। तो वो उसके लिए क्वेश्चन ये था कि उसको दोबारा जो सा वो A1 का दोबारा करना पड़ेगा, या वो जो पुराना पाकिस्तान से A1 किया था वो ही चलेगा एक्सटेंशन के लिए? जी, एक्सटेंशन के लिए जो पुराना किया हुआ है वो चल जाएगा। अच्छा, वो चल जाएगा, क्योंकि वो एक्सपायर जो सा वो विद इन 2 years इसमें। जी, लेकिन वो अगर A1 जो है उस वक्त एक्सेप्ट किया था तो वो चल जाता है आमतौर पे। जी अच्छा, तो वो उसके लिए दोबारा नहीं करना पड़ेगा? जब इंडेफिनिट के लिए करना पड़ेगा, उसको लाइफ इन यूके B1 करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं कमर बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। मैंने ये सवाल करना था 7 ईयर कैटेगरी के बारे में। अगर कोई बच्चा जैसे कहते हैं पैदा हो और 15 जब वो पैदा हो 6 महीने का, और वो 15 महीने के लिए यूके से बाहर चला जाए, और अब वो 7 ईयर का हो रहा है, तो क्या इस बेस पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं? यानी कि वो 15 महीने बाहर रहा है। हेलो, मेरे ख्याल में कॉलर जो है वो जा चुके हैं। बहरहाल अगर आप हेलो अच्छा, यानी कि वो बच्चा जो है 15 महीने बाहर रहा है। जी 15 महीने जी बाहर रहा है, तो बच्चे को कैटेगरी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल होने चाहिए, यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, और अगर क्या सो कहते हैं अब वो उसके फिर वो जो 15 महीने लेस हुए, तो उसका फिर पूरा करने का क्या तरीकेकार होगा? कि फिर 15 महीने और गुजार दें तो पूरा हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, बात करें। कौन सा बोल रहे हैं?
जी अली बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल मेरे दोस्त के लिए है। जी बोलिए अली साहब। 2012 में आया था स्पाउस वीजे में और लाइफ इन यूके ना होने की वजह से उसको डिस्क्रिप्शन भी मिल गई है। और अभी पूछना यह है कि वो जब आया था तो उसने पाकिस्तान से टॉय किया था, तो क्या डिस्क्रिप्शन लीव एक्सटेंशन में वो टॉय का मसला बनेगा? और दूसरा सवाल ये है कि उसको कौन सा फॉर्म जो है पुर करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए? उसको कितने अरसे का वीजा मिला था? अभी जब वो पाकिस्तान से आया था तो 27 मंथ का मिला था और अभी जो मिला है वो 2.5 साल का मिला है। अभी उसको 2.5 साल का मिला है? हाँ जी, तो डिस्क्रिप्शन लीव पे अभी 2.5 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिली है उसको। उसको डिस्क्रिप्शन लीव क्यों मिली है? अगले साल जो है मार्च में एक्सटेंड होगी। नहीं, उसको डिस्क्रिप्शन लीव क्यों मिली है? क्योंकि उसके बच्चे ब्रिटिश हैं यहाँ पे। नहीं, तो उसको तो स्पाउस वीजा मिला था ना। स्पाउस मिला था, लेकिन जब उसकी एक्सटेंशन का टाइम आया तो उसने लाइफ इन यूके पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से दोबारा उसको डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई। अच्छा, तो अभी उसने फिर आगे अभी एक्सटेंशन के लिए आप पूछ रहे हैं कि उसको क्या करना पड़ेगा? उसने एक्सटेंशन करानी है, उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? और देखिए एक्सटेंशन के लिए अगर तो क्या टोइक का मसला भी बन सकता है उसके लिए? देखिए टोइक की जहाँ तक बात है, अभी जब दोबारा उसने अप्लाई किया तो उसने टोइक ही दिया होगा ना। दोबारा जब उसने स्पाउस फिनिश हुआ तो दोबारा जो किया था वो पेर्सन दिया था, जो होम ऑफिस ने नहीं माना, जिसकी वजह से डिस्क्रिप्शन लीव दे दी उसको। हाँ, तो उसको फिर दोबारा करना पड़ेगा। A1 की रिक्वायरमेंट है उसमें अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लीव जो दोबारा करेगा तो देखिए मुझे ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है, और कन्फ्यूजन इस पे ये हो रही है कि अगर उसको डिस्क्रिप्शन लीव मिली है या लिमिटेड लीव, तो इसका मतलब है कि वो रूल्स पे पूरा नहीं उतरता था, तो उसका फिर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट का उन्होंने नहीं देखा होगा। उन्होंने खाली इस वजह से उसको दिया होगा कि चूँकि उसके बच्चे यहाँ पे ब्रिटिश हैं, और उसको फिर उन्होंने 10 ईयर रूट में डाल दिया होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तो फॉर्म जो है वो FLR FP है, और उसमें इंग्लिश अगर कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर उसको एक्सटेंशन उन्होंने दिया है और अभी उसने स्पाउस वीज़े की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो फिर उसकी A1 की रिक्वायरमेंट है, और उसमें जो फॉर्म है एक्सटेंशन के लिए वो FLR M है। तो बेहतर है आप अपने दोस्त को बोलें किसी वकील के पास जाके, और फिर उसको सही तरह बातें बता के उसके बाद ही कोई अपनी एप्लीकेशन करे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी हरमल सिंह बोल रहे हैं वाकिंगटन। जी हरमल सिंह साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मैं 2004 ਚ ਆਇਆ ਸੀ जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਗਿਆ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। कौन सा पेपर दिया उन्होंने 3 महीने पहले? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਦਾ ਪੇपर ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कंट्री आउट का? ਵੀ 3 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਟਰੀ। अच्छा, मुल्क छोड़ दें। ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਈਅਰ ਤੋਂ ਵਨ ਐਡਰੈਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆ नहीं। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂशन है कोई दोबारा? अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि आप अकेले हैं, आपके कोई रिलेशनशिप, फैमिली, वाइफ, गर्लफ्रेंड? मैं सिंगल मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, और आपको तकरीबन 13 साल हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है? जी, आपको चाहिए कि आप देखें आपने कोई एप्लीकेशन कोई नहीं की हुई, ठीक है? तो आपको चाहिए मैंने 2 एप्लीकेशन 2 बार डाली है तो उन्होंने रिफ्यूज कर दी। कब की थी आपने आखिरी एप्लीकेशन? लास्ट की है मैंने तकरीबन 3 मंथ पहले 4 मंथ पहले। अच्छा, 3 मंथ्स पहले आपने एप्लीकेशन की जो कि उन्होंने रिफ्यूज कर दी? जी। अब वो एप्लीकेशन किस बेसिस पे थी आपकी? राइट। अच्छा, देखें उसमें तो ये है कि फिर ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से उसको आगे क्यों नहीं आपके वकील ने फॉलो अप किया, या अगर डिसीजन अगर रिफ्यूज़ किया था तो उसको होम ऑफिस उसको चैलेंज होम ऑफिस कह रहा हूँ, आप उसको चैलेंज कर सकते थे। तो ये मेरा ख्याल में बेहतर ये है कि आप किसी वकील के पास जाके अपना केस डिस्कस करें, क्योंकि अगर आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुकी है तो फिर देखना ये है कि आपकी आया कोई और एप्लीकेशन हो सकती है, या अगर नहीं हो सकती पहले एप्लीकेशन क्यों रिफ्यूज़ हुई है।
अगर आपके कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से आप अपने मुल्क नहीं जा सकते तो वो सारा डिस्क्लोज करना होगा। आपके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं अपने मुल्क में, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई वहाँ पे है या यहाँ पे अब आपका सारा सिचुएशन बन गई है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेहतर है किसी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैंने पूछा था, हमने 2012 में एप्लीकेशन डाली थी जी जी FLRO, वो हमने उसको रिफ्यूज हो गई और फिर हम अपील पे गए, अपील में भी रिफ्यूज होगा कि उस बच्चों को 5.5 साल हुए थे, ठीक है जी। फिर हम जब 7 साल के करीब हुए हैं, 28 डेज पहले उन्होंने हमें एडिशनल ग्राउंड के कहा कि हमें एडिशनल ग्राउंड दें, वो हमने भेज दी उन्होंने। फिर हमारा जो था 3 महीने के बाद ही हमें कहा कि आपका जो है ह्यूमन राइट्स नहीं बनता, क्लियरली अनफाउंडेड राइट, उन्होंने करके भेज दिया और रिफ्यूज करके। फिर हमने चैलेंज किया इसको जुडिशियल रिव्यू में। जुडिशियल रिव्यू में जज ने लिखा कि बच्चों को 7 साल हो गए हैं लेकिन कामयाबी के चांस कम है। फिर हमने ऑरल हियरिंग के लिए डाली है एप्लीकेशन, कल हमारी है हियरिंग। क्या चांसेस हैं इसमें और क्या समझते हैं कि बच्चे, सॉरी आपके बच्चों की क्या एज है? एप्लीकेशन करनी चाहिए या कि इसी को अगर रिफ्यूज कर देते हैं तो कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज करें या दोबारा एप्लीकेशन? नहीं, आप सॉरी आपके बच्चों को भी यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो गए हैं? 8 साल से ऊपर हो गए। लेकिन जब एप्लीकेशन डाली थी तो रिफ्यूज इस वजह से हुई थी कि उस वक्त 5.5 साल का टाइम हुआ था। उस वक्त FLRO डाली थी ना, उस पर 5.5 साल का टाइम हुआ था, ठीक है जी। फिर अपील पे गया तो रिफ्यूज इसी वजह से होती रही है कि जब एप्लीकेशन डाली थी तो उस वक्त 7 साल नहीं हुए थे या उस वक्त जी। अगर इसी वजह से रिफ्यूज होती रही है कि उस वक्त 7 साल जी ना, उन्होंने 7 साल होने से 28 डेज पहले उन्होंने एडिशनल ग्राउंड आगे हमें दें, आपका क्या क्यों रहना चाहते हैं यहाँ, ठीक है जी। फिर हमने वो लिखा कि हम ऐसे बच्चे हैं, ऐसे रहने चाहते हैं बच्चे के साथ, हाँ जी हमारी फैमिली काफी यहाँ है। फिर उन्होंने बच्चे कितने हैं आपके, कितने बच्चे हैं आपके? आप जज ने जो पहला फैसला किया था उसमें देखा था उन्होंने जी। देखिए सॉरी मैं आपकी बात, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, एक बेटा मेरा 7 साल यहाँ, उसको 7 साल हो गए हैं और 2 हैं वो वहाँ मेरे साथ आए थे, उनको यहाँ रहते हुए 8.5 साल हो गए। अच्छा, देखें कल आपकी ओरल हियरिंग है। अब 7 साल का जो है केस जो होता है, अगर बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाए तो एक स्ट्रॉन्ग केस होता है, तो कोई चांस हो सकता है कि कल ओरल हियरिंग में कोई आपका अगर है तो शायद कोई आपके हक़ में फ़ैसला हो। लेकिन अगर नहीं होता तो मुझे लगता ये है कि चूँकि पहले इन्होंने रिफ्यूज़ इस वजह से किया था कि आपके जब आपने एप्लीकेशन की थी ओरिजिनल एप्लीकेशन उस वक्त 5.5 साल हुए थे, तो शायद इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत है, अगर ये वजह, तो फिर आपको चाहिए कि फिर नए एविडेंस के साथ एक फ़्रेश एप्लीकेशन करें। लेकिन चूँकि अभी मामला JR में है और ओरल हियरिंग भी आप कह रहे हैं कल है, तो देखें उधर क्या होता है, उसके बाद किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस करने के बाद अगला स्टेप उठाइएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर अली बात कर रहा हूँ। मेरी बात हुई थी वो मैंने PhD के लिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी, शायद याद आ गया आपको थोड़ी देर पहले सर। जी बिल्कुल याद आ गया। सर मैंने 1-2 क्वेश्चन मजीद जरा प्लीज क्लियर कर दीजिएगा। एक ये कि अगर मुझे जैसे आपने बताया कि ज्यादा चांसेस नहीं है अपील विन करने के, तो अगर मैं लूज करता हूँ तो मजीद मुझे अपील का राइट देंगे? अगर देंगे तो इन कंट्री देंगे या आउट ऑफ कंट्री देंगे? एक सवाल ये है। और दूसरा ये कि अगर मैं दोबारा स्टूडेंट के लिए जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मास्टर किया है, अगर दोबारा फिर मास्टर या PhD में लेता हूँ तो जो मेरा मेंटेनेंस फंड है वो 2 मंथ के लिए मुझे शो करना पड़ेगा या 9 मंथ के हिसाब से मुझे शो करना पड़ेगा? देखें जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, तो अगर आपका अपील जो है वो रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर आपके पास ऊपर राइट परमिशन के लिए, आप परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। आपको ऊपर अपर ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना होता है परमिशन करने के लिए। तो अगर आपको परमिशन मिल जाए, एक ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जब आपकी अपील फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से रिफ्यूज़ होती है तो फिर आप को परमिशन टू अपील के लिए आप अप्लाई करते हैं और फिर कोर्ट जो है वो या फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल देखता है कि आपको परमिशन मिले या ना मिले, आपके उसमें कोई ग्राउंड्स हैं कि नहीं कि आपको इजाज़त दी जाए, और अगर परमिशन मिले तो फिर मामला आगे चलता है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरा जो आपका सवाल था मेंटेनेंस के हवाले से, चूँकि आपको अभी इतना अरसा हो गया है कि आप के पास स्टूडेंट लीव जो थी आपकी वो तो चल रही थी बहरहाल, लेकिन आप पढ़े नहीं, आपको तकरीबन साल सवा साल का अरसा या 1.5 साल का अरसा हो गया आप पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए मेरे हिसाब से जब आपको दोबारा अगर Tier 4 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 9 मंथ्स की
मेंटेनेंस जो है वो चाहिए होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते आज। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते दोबारा वीनस टीवी पे आपसे दोबारा ट्यूसडे को 6 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।